अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिम सिद्दीकी वाशिंगटन डीसी से और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मेरे साथ हैं फैज़ुर रहमान, एक जाने-माने जर्नलिस्ट हैं, वाशिंगटन की खबरों को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। फैज़ुर रहमान साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आसिम, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। हमने देखा कि अमेरिकन चैनल्स पे जो है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हर जगह नज़र आ रहे थे। तो ये भी एक मतलब आप जो चैनल खोलें उसमें ट्रंप भी नज़र आ रहे हैं और फिर उसकी जो मीम्स भी बनी हैं और उसको अच्छे तरीके से भी पोर्ट्रेट किया और उसको डिफरेंट चैनल ने डिफरेंट तरीके से दिखाया। लेकिन ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वहाँ पे बैठ के उन्होंने एक दफ़ा फिर उन ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा इस पे तज्ज़िया ज़रूर जी, करें। देखिए आसिम, एक लिहाज से तो ज़ाहिर है बहुत अच्छी बात हमें है, मालूम है कि ये है कि पाकिस्तान को एक इतने अच्छे, एक इंतहाई अहम मौके पर, इतने वर्ल्ड स्टेज पर, जहाँ की दुनिया की तमाम ताकतवर तरीन लोग वहाँ मौजूद थे, बरतानिया, फ्रांस, उनकी टॉप लीडरशिप, कनाडा, स्पेन, पूरी वेस्टर्न पावर्स वहाँ मौजूद थी, फिर आपका पूरा मिडल ईस्ट वहाँ मौजूद था। तो वहाँ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैं शहबाज शरीफ और किसी और नाम से नहीं पहचाना जा रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ये एजाज़ दिया गया कि वो बिल्कुल एक फ्रंट एंड सेंटर, बिल्कुल उस बड़े अहम मौके पर, अहम मुकाम पर उनको बिठाया गया। और फिर उनको गालिबन वाहिद वो थे जिनको बाकायदा दावत दी गई कि वो कुछ बात करें। देखिए, शहबाज शरीफ ने जो बातें की, इसमें बाज़ लोगों को कुछ एतराज़ है कि कुछ को जो है इसमें खुशामद का अंसर नज़र आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस मौके का सही फ़ायदा उठाया और वो एक ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं इस वक़्त, जो एक मैं भी एक बहैसियत पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो काम था वहाँ, वो बात की बातें हैं कि अब आइंदा क्या होगा। लेकिन जो एक कत्ले-आम, जो स्लॉटर जो जारी था वहाँ पर, लोगों को जो दिन-रात मारा जा रहा था, कम से कम वो फौरी तौर पर रुक गया है। और आपने देखा कि खुद दूसरी तरफ से भी तकरीबन 1700-1800 जिन लोगों को राउंड अप करके ले गए थे इज़राइली, वो छोड़ दिए गए हैं। कुछ जो लॉन्ग टर्म जिनकी सज़ाएँ थीं, वो छोड़ दिए गए हैं। बहुत सी औरतें, बच्चे वापस आ गए हैं। एक इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया है, रीबिल्डिंग की बात हो रही है। तो ये वो तमाम सारी बातें हैं जिसका इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। बहुत, बल्कि वाहिद क्रेडिट जो है वो ट्रंप को ही जाता है कि उन्होंने पूरा एक कोएलिशन तरतीब देके। और अब देखिए ना, आप इसमें वहाँ एक बात नोट करें कि वहाँ पर ना हमास मौजूद थी, हमास की क़यादत, ना इज़राइली क़यादत मौजूद थी। कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अभी भी ये एक चैलेंज है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम दुनिया की ताकतों को इकट्ठा करना और सबसे एक तरह का वादा लेना, प्लेज लेना, कमिटमेंट लेना कि दी हम इस जो पूरे प्रोसेस को आगे लेके बढ़ेंगे, ये ट्रंप का बहुत बड़ा कारनामा है। मैं और आप उनकी बहुत सी बहैसियत अमेरिकन, हम उनकी बहुत सी पॉलिसीज़ से इख्तिलाफ़ करते हैं और सही तौर पे करते हैं। लेकिन ये एक मौका था कि शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बिल्कुल, जो उस काम किया वो सही किया। हो सकता है ये कुछ अल्फ़ाज़ कुछ ज़्यादा बोल दिए, कुछ ज़्यादा जज़्बाती हो गए हों, लेकिन जो बात थी, जो सेंटिमेंट्स थे, वो वही थे जो एक आम मेरे दुनिया के ख्याल में वो किसी भी एक्सपेक्ट शहरी भी के, नहीं कर रहे थे कि ट्रंप उनको दावत देंगे वो लग बोलने ये की। वो जो वीडियो अगर आप देखें तो जी, उनको ये बिल्कुल। साफ लग रहा है कि ट्रंप ने उनको अचानक, और मुझे हैरत ये बात ये है कि ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियस उन्होंने बातें की और बगैर किसी झोल के सारी बातें की। तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो पहले से उन्होंने अपने ज़हन में कुछ सोच रखा था कि वो कौन-सी बातें करेंगे अगर उनको बोलने का मौका मिला। तो अच्छा कहा, बिल्कुल। ब कुछ ज़रा उसको थोड़ा-सा और अल्फ़ाज़ वगैरह का चुनाव कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन इट वाज़ अ गुड गुड स्पीच। चलें, नाज़रीन, आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यू पे बात करेंगे कि हमने अमेरिका के अंदर देखा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग, स्पेशली एक पार्टी के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर इवेंट में जाके जो है वो अपना बताना चाहते थे कि जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो अपना जो है पाकिस्तान की डॉक्टरों की ऑर्गेनाइज़ेशन है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लग गए थे और पिछले साल मैंने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके से आपस में एक तरह से वो था, तो 5013C जो कि यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, वो शायद अपना से
छिन जाता। लेकिन इस दफ़ा फॉल मीटिंग जो वाशिंगटन में हुई, मैं वहाँ पे खुद भी मौजूद था और मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देखी कि किसी भी पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। सबसे अच्छी बात जो है वो मुहित पीरज़ादा ने कोशिश किया कि सोशल फोरम पर आकर, जहाँ पर हिंदुत्व पे बात हो रही थी कि वाशिंगटन के अंदर या अमेरिका के अंदर हिंदुत्व किस तरीके से जो है फैल रहा है, वहाँ पर आके उन्होंने कुछ बातें करने की कोशिश की। लेकिन जो वहाँ पे इंतज़ाम में थे, जो जो वहाँ पर जो उस प्रोग्राम को चला रहे थे, उन्होंने उनको शट अप कॉल दी, बाकायदा शट अप कॉल दी और उनको कहा कि आप बैठ जाओ, और वो फिर बैठना पड़ा उनको। और जो शहबाज़ गिल थे, वो उसको उनको इवेंट में आने की इजाज़त नहीं थी और वो लॉबी में बैठे रहे। और हमने इन्हीं लोगों को देखा है कि 12-1200 डॉक्टरों के साथ खिताब कर रहे थे और पाकिस्तान की तज़लील कर रहे थे यहाँ पे बैठकर। तो ये एक, और फिर अभी एनईडी जो कराची यूनिवर्सिटी का वो है, वहाँ पर भी हमने देखा कि किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकली पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ़ पाकिस्तान के बारे में बात हुई, पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बात हुई, पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सकता है, उस पे बात हुई। तो ये एक मैं बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि हमने, हमारे जैसे और बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों को काउंटर कर के इस हाल तक पहुँचा दिया है कि अब उन लोगों से कोई बात भी करना नहीं चाहता। फैज़ुर रहमान साहब, आप खुद इस ऐसे इवेंट में रहे हैं और आपने पहले भी देखा है और अभी भी देखा है। आपको लगता है कि अब जो है वो थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जो है बैक फुट पे चले गए हैं? जी। देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये आसिम, इसमें जो लीडरशिप का बहुत बड़ा दखल होता है हर मामले में। और आपने देखा कि अब अपना की लीडरशिप इस वक़्त जो है डॉक्टर हुमैरा उसकी प्रेज़िडेंट हैं, और जो उनका एक ढब यही है कि वो चाहती हैं कि मामलात न्यूट्रल अंदाज़ से चलाए जाएँ। और जो फ़ोकस है अपना का, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर एक नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन है जिसे हम लोग वहाँ एनजीओ कहते हैं पाकिस्तान में, उसका एक चार्टर होता है जिसको हुकूमत से मंज़ूरी लेना पड़ती है। और अगर आप उसको गैर सियासी अंदाज से नहीं चलाएँगे तो वो आपका वो चार्टर कैंसल हो सकता है, आपका वो स्टेटस वापस लिया जा सकता है। तो ज़ाहिर है अपना ने बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आपने ये हालत देखी और ये चेंज आपको नज़र आई। देखिए, ये तो आसिम, मैं 40 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस मुल्क में, और ये मेरा एक ड्रीम था। और मैं अक्सर मुकामात पर ये कहता रहा हूँ आज से नहीं, शुरू से, कि पाकिस्तानी सियासत को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, बल्कि वहीं दफ़न कर देना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी भी मामले पे अपने आप को डिवाइड नहीं करना चाहिए, अपने आप को तक़सीम दर तक़सीम के अमल से नहीं गुज़रना चाहिए। हमें एक फ्रंट पे का, लेकिन ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन है, दिस इज़ एन ये एक आइडियल सी बात है, लेकिन कम से कम हमको धीमा ज़रूर रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ जो अगर कोई बुरे काम हो रहे हैं तो उसको बुरा ना कहें, कोई अच्छा हो रहा है तो उसको अच्छा ना कहें, ज़रूर कहें। लेकिन फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट आपकी लॉयल्टी, आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, मुल्क है। वहाँ के जो 25 करोड़ लोग हैं उनकी बेहतरी आपका सबसे बड़ा मतमय नज़र होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि हमने देखा कि पिछले चंद सालों में, चंद बरसों में आपने एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉलिटिकल एक व्यू को, पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू को उभरते हुए देखा। जैसे खुद आपने फरमाया कि उसमें यहाँ के भी कुछ लोग शामिल हो गए, अपनी मासूमियत में, अपने भोलेपन में, और उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। लेकिन अब मामलात कुछ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। उसकी एक वजह मैंने आपसे अर्ज़ की कि लीडरशिप, यहाँ जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनकी लीडरशिप एक नए अंदाज़ से सामने आ रही है, नए लोग आ रहे हैं और वो मामलात को बेहतर समझते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो लोग जो डिसग्रंटल्ड, फ्रस्ट्रेटेड या डेस्परेट थे, अब उनको भी नज़र आना शुरू हो गया है कि मामलात उनकी मंशा पर या उनके शोर मचाने पर नहीं चलेंगे। मामलात वैसे ही चलेंगे जैसा कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की लीडरशिप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे एग्री करें, लेकिन वही मामलात होंगे जिस तरह के वहाँ से चलाए जाएँगे। और आपने आज देखा कि बहरहाल बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। कुछ ज़ाहिर कंसर्न्स भी हैं हमारे, लेकिन अच्छी खबरें हैं और पाकिस्तान को एक अच्छा नुमायाँ मुक़ाम हासिल हो रहा है। अमेरिका में आप ये देख रहे हैं कि इतने अरसे में मैं नहीं समझता कि इतना गुडविल कोई पीछे अगर आप जाएँ तो इतना अच्छा गुडविल आपको इवन अमेरिकन अवाम में
بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہو، تو یہ اچھی چیزیں ہیں۔ اور اس میں وہ جو جن عناصر کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑے گا، وہ کوشش ابھی بھی جاری رکھیں گے، لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا انٹروسپیکشن کریں، سوچیں کہ اب کس حد تک جایا جا سکتا ہے، کہاں ان کو اب there has to be a line where they have to stop themselves, and probably if they don't stop, people will stop them, and that's exactly what's happening کہ وہ نہ چاہتے ہوئے جب ان کو پیچھے رکنا پڑ رہا ہے، لوگ ان کو اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بالکل، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ناظرین آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ امریکہ کے اندر شٹ ڈاؤن ہوئی ہے، گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کے دوران آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہے بے روزگار ہو جاتے ہیں، لیکن جو روزمرہ کے معاملات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں۔ ٹرمپ جو ہیں وہ چھوٹے ملکوں سے بھی مل رہے ہیں، بڑے ملکوں سے بھی مل رہے ہیں۔ آج ابھی ہم جب بات کر رہے ہیں تو ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں یہاں پر، ان سے بات کر رہے ہیں۔ ارجنٹینا جو ہے ہمارے ایک اسٹیٹ کا بجٹ ارجنٹینا کے اسٹیٹ کے بجٹ سے ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو توازن ہے، ٹرمپ ہر ملک کے دنیا کے ہر ملک سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا فیض صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو شٹ ڈاؤن ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا، ہم کئی شٹ ڈاؤن یہاں پر خود دیکھ چکے ہیں۔ ہر دفعہ جو ہے پرابلم تو سالو ہو جاتی ہے، لیکن کبھی دیر میں اور کبھی جلدی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ شٹ ڈاؤن جو ہے وہ کب ختم ہو رہا ہے؟ کیونکہ ریپبلکن آپ نے خود بھی سن لیا تھا، جو ہماری ابھی ملاقات ہوئی تھی سینیٹر کرس ہالم سے، تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس دفعہ جو ہے اپنے مطالبات منوا کے چھوڑیں گے۔ تو ہاں، جو ہے وہ ڈھیلے نہیں ہیں، یہ ہوں۔ بھی جو ہے ڈیموکریٹ بھی جو ہے اس وقت پکڑ کے چل رہی ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے ٹرمپ کا بھی وہی حال ہے جو پاکستان کا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے مشہور معروف لیڈر بہت جن کو سب لوگ عزیز رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی کہ جی سب سے بات کریں گے لیکن آپس میں نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ٹرمپ صاحب بھی ہیں، پوری دنیا سے باتیں کر رہے ہیں، اور تمام ممالک کے صدور وزرائے اعظم ان سے آ کے مل رہے ہیں، بادشاہ ان سے مل رہے ہیں، لیکن وہ اگر بات نہیں کر رہے تو ڈیموکریٹ سے بات نہیں کر رہے، اور بہت اہم مسئلے پر کہ اس وقت آدھی سے زیادہ گورنمنٹ، یو ایس گورنمنٹ بند پڑی ہے، یعنی یہاں کے جو بڑے بڑے نیشنل پارکس ہیں، میوزیمز ہیں، کئی جو نان اسینشیل جو کام ہے، مثال کے طور پر ایمبیسیز میں ویزا سیکشنز ہو گئے، تو سب کچھ بند پڑا ہوا ہے۔ اس دفعہ کا جو معاملہ ہے زیادہ خطرناک نظر آتا ہے عاصم۔ ایک بات تو یہ کہ چونکہ دونوں آپس میں اب تک بات نہیں کر رہے ہیں، نہ ریپبلکنز نہ ڈیموکریٹس آپس میں بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر اڑے ہوئے ہیں کہ اچھا آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس جو بھی جو بل اگر بجٹ پاس کرنا ہے، یہ بجٹ نہ پاس ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا، اب ان کے پاس بجٹ نہیں ہے لیگلی کہ وہ باقاعدہ خرچ کریں، جو ایمرجنسی جو فنڈز ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اب بجٹ کا بل پاس کرنے کے لیے کہ 60 سینیٹرز 100 میں سے 60 سینیٹرز کی کا ووٹ چاہیے، جو کہ ریپبلکنز کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس غالباً 51 52 سینیٹرز ہیں۔ جب تک کہ ان کے ساتھ ڈیموکریٹس نہیں ملیں گے وہ یہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس دفعہ کیا خطرناک بات ہے، نمبر 1 جیسے میں نے عرض کیا کہ آپس میں بات نہیں ہو رہی، اور دوسری بات یہ کہ وہ جو سرکاری ملازمین، آلموسٹ آدھے سرکاری ملازمین جن کو شٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے اور جن کو اب گھر بیٹھنا پڑ گیا ہے، ماضی میں ان کو جب شٹ ڈاؤن ختم ہوتا تھا تو پچھلے جو واجبات ہیں ان کو دے دیے جاتے تھے، لیکن اب ہمارے ایک صدر صاحب نے دھمکی یہ دے دی ہے کہ شٹ ڈاؤن جب ختم ہوگا تو ان کو پچھلے واجبات نہیں ملیں گے، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک تو یہ خطرناک بات، دوسری خطرناک بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں بھائی آپ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام تو چل رہا ہے، ملک تو چل رہا ہے، نان اسینشیل سروسز جو ہیں وہ ہم نے بند کی ہیں، تو لہٰذا آپ ایسا کیجئے مستقلی گھر بیٹھیں، تو ان کو وہ باقاعدہ جو ٹرمینیشن کے لیٹرز بھیج دیے گئے ہیں ہزاروں لوگوں کو۔ میں نے سنا ہے کہ 16,000 کے قریب سرکاری ملازمین ہیں جن کو یہ ٹرمینیشن لیٹرز ملے ہیں، تو یہ بھی کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر آج جو مائیکل جانسن جو اسپیکر ہیں آف دا ہاؤس، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شٹ ڈاؤن تاریخ کا سب سے بڑا طویل ترین شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے، کیونکہ آپس میں کوئی بھی بات کرنے کو اور ایک لین دین یعنی لو اور دو کی بنیاد پر کوئی معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا براہ راست اثر عام لوگوں پہ پڑ رہا ہے، براہ راست اثر جو آپ کی جو اوور آل جو اکانومی پہ پڑ رہا ہے، لیکن چونکہ جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں سیاست میں، دیکھیے وہی نقشہ ہے جو دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، پاکستان ہوا، انڈیا ہوا، ارجنٹینا ہو گیا فار دیٹ میٹر، کہ جو بڑے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، جو فیصلہ ساز ہیں،
ان کی صحت پہ اس لیے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ان کے تو کام دھندے سارے چل رہے ہیں۔ ایک بالکل، اب یہاں پر جو عوام ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، چھوٹے-چھوٹے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں، لوگوں نے خریداری بند کرنا کم کر دی ہے، باہر کھانا کم کر دیا ہے۔ تو نتیجہ اس کا بہت ہی تباہ کن ہو رہا ہے ابھی بھی، اور مزید تباہ کن ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ کہ مجھے جیسے خود یہ بھی بہت، ابھی آپ نے سینیٹر کرس وین ہالن جو بڑے بہت ہی عمدہ سینیٹر ہیں میری لینڈ سے، اور بہت ہی سمجھدار آدمی ہیں، اور ایک سمجھیے کہ ایک اسٹار ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کا، جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن پر اڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ جو انتہا پسند سینیٹرز ہیں یا عناصر ہیں ڈیموکریٹک پارٹی میں اور ریپبلکن پارٹی میں، وہ تو بالکل ہی آپس میں کوئی بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے، اینڈ دس از ڈینجرس۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔ واشنگٹن ڈی سی سے فیض الرحمان اور عاصم صدیقی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔